रिकॉर्ड्स भी तैयार हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, कौन से अस्पताल इसमें शामिल हैं और अप्लाई कैसे करना है? ये तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम है। जानकारी पर लगातार नजर रखना। कहाँ पर? स्रोत साफ तौर पर कहता है कि परिवारों को एविडिटी बायोसाइंसेस की वेबसाइट पर मौजूद पेशेंट कॉन्टैक्ट पेज और अमेरिकी सरकार की वेबसाइट clinicaltrials.gov पर लगातार नजर रखनी होगी। clinicaltrials.gov। जी, भर्ती की शर्तें, योग्यता का पूरा विवरण और अस्पतालों की लिस्ट, ये सब जल्द ही इन्हीं जगहों पर प्रकाशित की जाएगी। ये एक तरह से हर रोज दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है, ये जानने के लिए कि वो खुला या नहीं। और मान लीजिए किसी परिवार ने ये सारी जानकारी जुटा भी ली, तो ये सिर्फ दवा तक पहुंचने की बात तो है नहीं। ये तो आने जाने और बाकी इंतजामों का एक पहाड़ जैसा काम है। हमें ही रहता है तो परिवारों को कई और मोर्चों पर लड़ना होगा। जैसे कि एक, मेडिकल वीजा हासिल करना जो इलाज के लिए अमेरिका में लंबे समय तक रहने की अनुमति दे। फिर अमेरिका में एक ऐसा ट्रीटमेंट या इन्फ्यूजन सेंटर खोजना जो इस प्रोग्राम में भाग ले रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को लेने के लिए तैयार भी हो। ये भी एक चुनौती है। बहुत बड़ी। फिर वहां जाने, रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम करना जो महीनों तक चल सकता है, और इन सब के लिए एक मजबूत वित्तीय योजना बनाना, ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल और भावनात्मक चुनौती है। ये सब सुनकर ही किसी भी परिवार की हिम्मत जवाब दे सकती है। और इन सब पर जो भारी भरकम खर्च आएगा, उसका क्या? क्या स्रोत में लागत के इस पहाड़ के बारे में कोई अंदाजा दिया गया है? देखिए, कंपनी ने अभी तक कीमत के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन स्रोत हमें मैनेज्ड एक्सेस प्रोग्राम्स के सामान्य मॉडल के बारे में एक अंदाजा देता है। कई मामलों में दवा अक्सर कंपनी द्वारा ही दी जाती है, यानी मुफ्त में। एक मिनट, दवा मुफ्त में? कोई कंपनी अरबों डॉलर की रिसर्च के बाद बनी दवा मुफ्त में क्यों देगी? क्या ये सिर्फ दयालुता है या इसके पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है, जैसे कि भविष्य के बाजार के लिए डेटा इकट्ठा करना? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये दोनों का मिश्रण है। बेशक ये उन मरीजों के लिए एक दयालुतापूर्ण कदम है जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे कंपनी के रणनीतिक हित भी होते हैं। इन मरीजों से मिला रियल वर्ल्ड डेटा दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा को समझने में मदद करता है, जो आगे चलकर FDA से पूरी मंजूरी लेने में काम आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और मुझे अंदाजा है कि वो लेकिन ही परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, दवा मुफ्त हो सकती है, लेकिन उससे जुड़े दूसरे खर्चे आसमान छू सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल की फीस? हाँ, अस्पताल में भर्ती होने की फीस, दवा को शरीर में पहुंचाने का खर्च यानी इन्फ्यूजन चार्ज, डॉक्टरों की कंसल्टेशन फीस, ज़रूरी टेस्ट, और इन सब के ऊपर यात्रा, अमेरिका में रहना और वीज़ा का खर्च, ये सब आमतौर पर परिवार को ही उठाना पड़ता है। तो ये खर्च लाखों या करोड़ों में हो सकता है आसानी से। इसलिए मुफ्त दवा की खबर असल में पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो असल में भले ही दवा मुफ्त मिल जाए, कुल खर्च फिर भी इतना ज्यादा हो सकता है जो ज्यादातर भारतीय परिवारों की पहुंच से बिल्कुल बाहर होगा। ये पहुंच की हाई को और भी गहरा कर देता है। बिल्कुल। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। तो इस दवा का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा इन्वेस्टिगेशनल ही रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। MAP बस मंजूरी तक पहुंचने के रास्ते का एक पड़ाव है। स्रोत के अनुसार एविडिटी की योजना 2026 में FDA से पूरी मंजूरी के लिए आवेदन करने की है। 2026 तो भी वक्त है। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये एक्सॉन 44 स्किपिंग के लिए पहली बड़ी और आधिकारिक तौर पर स्वीकृत थेरेपी बन सकती है। और मंजूरी मिलने के बाद इसके भारत आने की संभावना बढ़ जाएगी? संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें भी कई साल लग सकते हैं। तो एक तरफ विज्ञान की इतनी बड़ी सफलता और दूसरी तरफ भारतीय मरीजों के लिए पहुंच की ये बड़ी खाई, ये विरोधाभास बहुत परेशान करने वाला है। स्रोत में इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कहा गया है? क्या हमें बस इंतजार करना चाहिए? नहीं, स्रोत का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि हमें सिर्फ कंपनियों की घोषणाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। भारत में बदलाव लाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। जिसमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले और सबसे जरूरी है मजबूत सरकारी कार्रवाई। सरकार को दुर्लभ बीमारियों के लिए एक मजबूत और प्रभावी नीति बनानी होगी जो नई दवाओं को भारत में लाने की प्रक्रिया को तेज करे और उनकी लागत को कम करने के रास्ते खोजे।
और मरीजों के संगठन और सामाजिक संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है? उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। स्रोत दुर्लभ बीमारियों से जुड़े संगठनों के समर्थन की बात करता है। ये संगठन, जिन्हें हम पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स कहते हैं, हाँ, वे सिर्फ परिवारों को भावनात्मक सहारा नहीं देते, वे परिवारों की एक संगठित आवाज बनते हैं जो सरकार और दवा कंपनियों तक पहुंचती है। वे जागरूकता फैलाते हैं और नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाते हैं। तो मतलब एक तरफ से सरकार पर दबाव और दूसरी तरफ से कंपनियों से बातचीत। बिल्कुल। और इसके अलावा भारत की दवा नीतियों में अपडेट की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल्स और MAPS में भारतीय मरीजों को शामिल करना आसान हो सके। अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक है, भारतीय मरीजों के लिए वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करना। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, एक तरह की मांग है। उसमें कहा गया है भारतीय बच्चों को भी इन थेरेपीज तक पहुंचने का हक है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी असमानता के खिलाफ एक आंदोलन का नारा जैसा लगता है। बिल्कुल, ये इस पूरी चर्चा का सार है। वैज्ञानिक खोजें किसी एक देश की जागीर नहीं होती, वे पूरी मानवता की साझी विरासत होती हैं। लेकिन जब तक उन तक पहुंचने में इतनी बड़ी असमानता है, तब तक विज्ञान का पूरा फायदा सब तक नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ दवा की पहुंच का सवाल नहीं है, ये न्याय का सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि एक्सॉन 44 म्यूटेशन वाले डुशेन मरीजों के लिए ये एक ऐतिहासिक और उम्मीदों से भरा पल है, लेकिन साथ ही ये भारत में रहने वाले परिवारों के लिए पहुंच की बाधाओं का एक दर्दनाक रिमाइंडर भी है। हाँ, ये वैज्ञानिक प्रगति और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर की एक दिल दुखाने वाली कहानी है। और जहां ये खबर एक खास बीमारी और एक खास दवा के बारे में है, ये एक ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा स्वास्थ्य तंत्र, हमारी नीतियां और हमारी वैश्विक व्यवस्था विज्ञान की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। विज्ञान रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हमारी नीतियां बैलगाड़ी की चाल से चल रही हैं। इस पर सोचने के लिए एक विचार ये है, स्रोत में नीतिगत बदलाव और सरकारी कार्रवाई की जरूरत का जिक्र किया गया है। जब कोई नई मेडिकल तकनीक बनती है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे बनाने तक ही सीमित है, या ये सुनिश्चित करने तक भी है कि वो उन सभी तक पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि विज्ञान और पहुंच के बीच की इस खाई को कौन और कैसे भरेगा? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफे के लिए काम करने वाली दवा कंपनियों की है, या ये अलग अलग देशों की सरकारों की है, या फिर ये हम सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां किसी का जीवन इस बात पर निर्भर न करे कि उसका जन्म किस देश में हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।